नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज हम बात करेंगे बजट की और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव की। बजट के बारे में इसलिए क्योंकि ये बजट अपने आप में अनूठा है। अनूठा इस इन द सेंस कि ये पहला बजट है हिंदुस्तान का अब तक का जिसमें लोगों की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बजट के बारे में लोग जो है इतनी बातें करें। अमूमन यही होता है कि बजट आता है तो भाई टैक्स पेयर्स अपना जान लेते हैं और फिर क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ यही जानकर लोग जो है चर्चा बंद कर देते हैं, और जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर बातें करते रहते हैं। जो इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट हैं वित्त मामलों के, वो इस पर बातें करते रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि ये जो 12,75,000 का की जो इनकम टैक्स में जो है छूट दी गई है, मतलब 12,75,000 जिसकी आय है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसकी वजह से ये सबके लोगों में चर्चा हो रही है इसकी बात की, और ये इसलिए क्योंकि ये कहने को तो जो है जो टैक्स पेयर हैं लगभग 1 करोड़ उसे सीधा इससे फ़ायदा होगा, लेकिन इसका जो असर है, जो लोग इससे जुड़े हैं वो लगभग पूरा हिंदुस्तान है। एक तो जो हिंदुस्तान की जो आबादी है उसमें 80% लोग लगभग 1 लाख से कम कमाते हैं। ये ठीक है कि वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप मोटा मोटी लेके चलें तो ये जो 1 लाख का दायरा है ये लगभग 80% लोगों को प्रभावित करता है। और दूसरा ये है कि ये पहला ऐसा बजट है जहाँ से आप ये हर किसी को ये बात समझ में आ जाती है, जहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है और एक लॉजिकल एंड तक पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 लाख तक वालों तक की जो है छूट दे दी गई है, तो अब 1 लाख वालों तक जिसकी आमदनी है, सैलरी है, उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जाहिर है ये पैसा बचेगा। ये पैसा बचेगा तो लोग खर्च करेंगे, कोई कुछ खरीदेगा, कोई कुछ खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा, कोई टीवी खरीदेगा, कोई कहीं जाएगा, तो अलग अलग तरीके से खर्च होगा। और ये जब खर्च होगा तो बाज़ार में जो है चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो फिर इसकी आपूर्ति होगी। उसके लिए जो है तरह तरह के उद्योग धंधे लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, मतलब उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए जो और तमाम ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होंगी। और वो जब होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर जॉब क्रिएशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा बजट है जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल इतनी साफ़ है, इसमें और बहुत सी मुश्किल ना समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पैसा 1 लाख अभी भी बहुत होता है। और 1 लाख अगर किसी की आय है और उसमें से कुछ पैसे बच रहे हैं तो जाहिर है वो खर्च होंगे उन लोगों पे जिन्होंने अपने बाज़ार सजा रखे हैं, जो रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, टीवी हैं, उद्योग हैं, तमाम तरह के लोग हैं। तो फिर वो जाहिर सी बात है, इसका एक सिलसिला, जैसा मैंने कहा, एक शुरू होता है और एंड होता है। इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और ये जो 12 लाख हुआ है, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि भाई 10 लाख, अगर किसी की सोचने की अगर हद मान ले तो वो 10 लाख तक की थी। 10 लाख से आगे कोई कल्पना नहीं कर पा रहा था। उसकी जो अंतिम सीमा थी सोचने की वो 10 लाख थी। लेकिन 10 लाख से आगे जाकर 12 लाख हो जाना, 12 लाख तक की छूट जो है वो अपने आप में बिल्कुल अनूठा है। और यही वजह है कि इस बजट से हर कोई इन्वॉल्व है, इस पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है, हर लोग इसमें एक तरह से इन्वॉल्व है। तो ये तो हुई बजट की बात। अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बातचीत की थी कि भाई ये चीज़ें बहुत कुछ तो उसी दिन साफ हो गया था जिस दिन बीजेपी ने महिलाओं के लिए जो है वो 2500 की घोषणा की थी। अब जो 12 लाख की घोषणा हुई है इनकम टैक्स की छूट की, उसके बाद तो दिल्ली में कम से कम ये बहुत शक सुबह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि दिल्ली में जो है चुनाव जो है किस तरफ जाएगा। देखना सिर्फ इस चुनाव में मेरे हिसाब से यही रहेगा कि जो कांग्रेस है, आप है और बीजेपी है, इसमें किस तरह की लड़ाई होती है, इसके डाटा जो है किस तरह से निकल कर सामने आते हैं। क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें देखने लायक होगी। एक की कांग्रेस और आपका जो रिश्ता है
वो दोस्ताना था लोकसभा चुनाव में। इस बार जो है दोनों अलग हैं और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ देखना सिर्फ ये होगा कि इसमें कांग्रेस और आप का क्या होता है, जहां लड़ाई होती है उसमें क्या निकलता है। और इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर मुसलमानों का है, क्योंकि मुसलमानों का की जो है करीब 8 के आसपास सीट ऐसी हैं जहां मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है, और 2 सीट तो ऐसी हैं जिन पे बिल्कुल उन्हीं का जितना तय है, जिसमें से एक है ओखला, जो कि दिल्ली में मुसलमानों का गढ़ माना जाता है ओखला, और दूसरा है मुस्तफ़ाबाद। तो ओखला और मुस्तफ़ाबाद में जो है कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है जो मुस्लिम है, और जो आपके AIM है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी जो है मुस्तफ़ाबाद में अपना कैंडिडेट उतारा है और ओखला में भी उतारा है। मुस्तफ़ाबाद से AIM का जो कैंडिडेट है वो है ताहिर हुसैन, जो दिल्ली राइट का आरोपी है, और जो ओखला है वहाँ से शिफाउर रहमान है, वो भी दिल्ली दंगों का आरोपी है। तो इससे आप जो चाहे अर्थ निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। लेकिन इस बार ओखला में कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, वो भी मुसलमान है, और मुस्तफ़ाबाद में भी जो कैंडिडेट खड़ा है वो भी मुसलमान है। तो कहने का ये मतलब है कि एक चीज़ें तो अब तक सब जान गए हैं कि पूरे हिंदुस्तान भर में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जो मुसलमान हैं वो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, और वो यही देखते हैं कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। कैंडिडेट मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कौन कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहा है, और वो उसी को वोट देता है। लेकिन जहां मान लीजिए कि जो मुख्य पार्टियां हैं वो सभी अगर कैंडिडेट मुसलमान हो, तब फिर मुस्लिम मतदाता क्या करेगा ये देखने वाली चीज़ होगी। जैसे कि ओखला में कांग्रेस का कैंडिडेट भी मुसलमान है, ओवैसी का कैंडिडेट भी मुसलमान है। तो इसमें जो है अब जो मुस्लिम मतदाता है वो कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देगी या आपके मुस्लिम मतदाता को वोट देगा मतदाता, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी जगहों पर देखा यही गया है जहां ज़्यादातर मुख्य जो मैदान में खड़े होते हैं कैंडिडेट, वो अगर सारे के सारे मुसलमान हो तो फिर कई चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे अगर आप पिछला पाकुड़ का देख लें, जो झारखंड में चुनाव हुआ था, वहाँ पाकुड़ एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा शहर है जहाँ ज़्यादातर बड़ी पार्टियों के जो कैंडिडेट थे वो मुसलमान थे। जैसे वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट जो है कैंडिडेट थी वो मुसलमान थी, आपकी सपा भी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट था, वो भी मुसलमान था। और इवन बीजेपी ने वहाँ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, उसकी जगह आजसू, जिससे उन बीजेपी का पैक्ट था, उसने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, और वो भी मुसलमान था। क्योंकि पाकुड़ में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए 3 बड़ी पार्टियां जो मेन कंटेस्टेंट थे वो सारे के सारे मुसलमान थे। लेकिन जीता कौन? जीता कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी, जिसके पति अभी भी जेल में बंद है, वो कैंडिडेट कांग्रेस की कैंडिडेट जीती। ये लोगों ने यही कहा कि चूंकि उसके पास बांग्लादेशी वोटर्स थे करीब काफ़ी संख्या में, जो वहाँ के लोग थे, वो जो उन्होंने ऑफ द कैमरा बताया कि ये सारे मुसलमान कैंडिडेट हैं, लेकिन देखिए जीतेगा यही निशात आलम, जो चूँकि उनके पास बांग्लादेशी वोटर्स ज़्यादा हैं इसलिए वो जीतेंगे, ये पहले ही वहाँ के लोगों ने कह दिया था, और वही हुआ, कांग्रेस की कैंडिडेट जीती। तो ये फैक्टर अब मुस्तफ़ाबाद में क्या इसका नतीजा आता है, जहां सारे के सारे जो कंटेस्टेंट हैं वो मुसलमान हैं। जो ओखला से है कैंडिडेट AIM का असदुद्दीन ओवैसी का शिफाउर रहमान, वो भी दंगों का आरोपी है, और दूसरा उन्हीं का कैंडिडेट जो ताहिर हुसैन है मुस्तफ़ाबाद में, वो भी दंगों का आरोपी है। तो अगर ये जीत जाते हैं तो इसके मायने फिर अब लोग अपने अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की होगी। दूसरा रहा कांग्रेस और आप का, तो भाई जहाँ ये तो साफ है कि जहाँ भी बीजेपी के खिलाफ जो है जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, चाहे वो आपका हो या कांग्रेस का हो, तो मुस्लिम मतदाता जो है उसे ही वोट करेगा। और दूसरा, अगर मुसलमान से हट जाएं, आम लोगों की बात करें, तो ये अब जब चूँकि इनकम टैक्स वाले के बाद तो बहुत ही साफ हो गया है कि किसका पलड़ा भारी है। वो इसलिए भी क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि अरविंद केजरीवाल हैं, इनके जो वोटर्स थे वो 2 तरह के थे, 2 तरह के वोटर्स थे। एक तो वो जिन्होंने अपनी जो स्वच्छ राजनीति की बात की थी, उससे प्रभावित लोग आए थे, जिसमें
ज़्यादातर जो है वेल टू डू लोग थे, मतलब जिन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। और दूसरा उनका जो वोटर था वो था गरीब तबका, झुग्गी झोपड़े वाले लोग, जिन्हें पानी फ्री, बिजली फ्री, इसकी वजह से लोग उन्हें वोट करते थे। लेकिन अब जो पहला तबका था जो केजरीवाल की बड़ी बड़ी बातों से प्रभावित होकर आया था उनके साथ, वो तो उनसे छिटक चुका है। और दूसरा जो पैसे की वजह से जो वोट देने वाला था, फ्री बीज की वजह से, उसे बीजेपी ने उसकी काट पहले ही निकाल दी है 2500 वाली, और तमाम तरह की घोषणाएं, प्लस जो केजरीवाल ने शुरू किया था बसों में चलना फ्री महिलाओं के लिए, प्लस बिजली, वो तमाम भी जो सुविधाएं थी, जो फ्री बीज थी, वो बीजेपी ने कह ही दिया है कि वो जारी रहेगी। प्लस हम 2500 और देंगे महिलाओं को। तो इसके बाद जो है बच नहीं जाता है कि ये चुनाव का रुख क्या होगा। देखना सिर्फ यही होगा कि मुसलमान कैसे वोट करता है, और कांग्रेस और मुसलमान का जो रिश्ता है वो दिल्ली में किस तरह से उभर कर आता है। हालांकि कांग्रेस और मुसलमान वोटर के बीच ये अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि भाई नेशनल लेवल पे मुसलमान कांग्रेस को फेवर करता है, और लोकल जैसे कि विधानसभा चुनाव में है, जैसे आप है, तो आपको कांग्रेस को अगर वोट देता है मुसलमान तो इससे बीजेपी मजबूत होती है। इसलिए लोगों का यही मानना है कि मुसलमान वोटर जो है आपके साथ ही जाएगा, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है, जो एक ट्रेंड है फिलहाल जो चल रहा है। लेकिन इसमें देखना, कांग्रेस भी इस बात को समझती है, मुसलमान वोटर भी इस बात को समझता है। लेकिन दिक्कत वहाँ है जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट, जो कंटेस्टेंट मेन है, वहाँ अगर एक से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट हो, उस स्थिति में मुस्लिम मतदाता कैसे वोट करता है, देखना दरअसल ये होगा इस विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में। यही सारी बातें जो है देखने को पता लगेगा कि क्या हुआ, कैसे लोगों ने वोट किया। रिजल्ट तो मेरे हिसाब से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसी दिन घोषित हो गया था जिस दिन बीजेपी ने जो है महिलाओं के लिए 2500 की घोषणा की थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।